हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर से प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत यूनिट 5 से ईवी रामास्वामी या पेरियार के बारे में बताने जा रहा हूं। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत मेरा पिछला वीडियो था ताराबाई शिंदे, जो यूनिट 5 में ही दिया गया है, यूनिट 5 में ही दिया गया है। और यह यूनिट 5 का आखिरी टॉपिक है ईवी रामास्वामी। इसके पश्चात हम यूनिट 6 प्रारंभ करेंगे। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इस वीडियो में ईवी रामास्वामी कौन थी। ईवी रामास्वामी को हम पेरियार के नाम से जानते हैं। हम ईवी रामास्वामी, जो ईवी रामास्वामी है, यह नाम बहुत फेमस नहीं है। फेमस किस नाम से है ईवी रामास्वामी? वह पेरियार के नाम से फेमस है। वह पेरियार के नाम से फेमस है। यह दक्षिण भारतीय के एक सशक्त, मजबूत सामाजिक सुधारक और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। यूनेस्को ने पेरियार को 1970 के दशक में यूनेस्को के द्वारा 1970 के दशक में एशिया का सुकरात नाम दिया गया। एशिया का सुकरात, इनको एशिया का सुकरात कहा जाता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को ईवी रामास्वामी या पेरियार के जीवन और उनके राजनीतिक गतिविधियों से अवगत कराऊंगा कि पेरियार कौन थे, पेरियार का जन्म कहां हुआ था, पेरियार की राजनीतिक सक्रियताएं क्या थी, पेरियार की सामाजिक सक्रियताएं क्या थी या गतिविधियां क्या थी। इन सब बातों से इस वीडियो में अवगत कराऊंगा। पेरियार बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पेरियार का पूरा नाम इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी था। इरोड यह एक जगह था, यह क्या है, एक प्लेस है तमिलनाडु का। और यही तमिलनाडु में 17 सितंबर 1879 में पेरियार का जन्म होता है। इरोड में, तमिलनाडु के इरोड में जन्म होता है। क्योंकि दक्षिण भारत के कुछ समुदाय हैं, कुछ लोग हैं जो कि अपने गांव के नाम को अपने नाम में जोड़ते हैं। तो इसी तरह से नायकर रामास्वामी इरोड को, जो उनका गांव था, अपने नाम में जोड़ लिया था। दक्षिण भारत के अधिकांश लोग यही करते हैं कि अपने गांव के नाम को अपने नाम के सामने लगा लेते हैं। तो नायकर का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड में एक हिंदूवादी परिवार में हुआ था। हिंदूवादी परिवार में हुआ था और बलिचा समुदाय में हुआ था। बलिचा, या इसको भिड़िहारा कहते हैं, या इसको भिड़िहारा भी कहा जाता है। बलिचा समुदाय में हुआ था, बलिचा जाति में हुआ था। इसको भिड़िहारा समुदाय के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो परिवार था वह पूर्ण रूप से परंपरावादी था, हिंदुत्ववादी था। इनके परिवार में हमेशा पूजा पाठ, कीर्तन, भजन हुआ करता था। और 1885 में इनको पढ़ने के लिए प्राथमिक विद्यालय में भेजा गया। परंतु यह केवल 5 वर्ष से कम यह स्कूल गए। 5 वर्ष से कम ही इनको स्कूली शिक्षा प्राप्त होती है और फिर इनको अपने पिता के व्यवसाय में लगना पड़ा। जो पिता इनका व्यवसाय कर रहे थे, वह अपने पिता के व्यवसाय में संबद्ध हो जाते हैं। यह पिता के व्यवसाय में संबद्ध हो जाते हैं और फिर पिता के साथ उनके कारोबार में हाथ बटाने लगते हैं। और फिर 19 वर्ष की अवस्था में, यानी कि 1898 में इनकी शादी हो जाती है। इनका विवाह हो जाता है और एक नागम्मा नाम की महिला से, नागम्मे नाम की महिला से इनका विवाह हो जाता है। नागम्मा की उम्र मात्र उस समय 13 वर्ष थी। जैसा कि उस समय तत्कालीन समाज में बाल विवाह का प्रचलन होता है और लड़कियों की छोटी छोटी आयु में शादी कर दी जाती थी। 70-80 के दशक को हम ले सकते हैं। छोटी छोटी आयु में शादी कर दी जाती थी, जैसे कि 13 वर्ष, 12 वर्ष और 17 वर्ष, 16 वर्ष इत्यादि। जैसा समुदाय होता था, वह समुदाय अपने आधार पर, अपने समुदाय के रीति रिवाजों के आधार पर वह अपनी बच्चियों की शादी कर दिया करता था। जैसा कि महात्मा गांधी का भी विवाह छोटी उम्र में ही हो गया था और महात्मा गांधी का जन्म जैसा कि 1869 में होता है और इनका जन्म 1879 में होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि 10 वर्ष यह महात्मा गांधी से छोटे होते हैं। 10 वर्ष ही महात्मा गांधी से छोटे होते हैं पेरियार। तो 1898 में इनकी शादी हो जाती है और ये अपने पिता के व्यवसाय में संबद्ध रहते हैं। परंतु 1904 में इनके जीवन में
एक नया मोड़ आता है जो कि इनकी दशा और दिशा बदल देती है। 1904 में इन्होंने एक ब्राह्मण को ब्रिटिश सरकार के हाथों गिरफ्तार करवा दिया था। या ब्राह्मण की गिरफ्तारी में पेरियार ने मदद की थी और इनके पिता इनसे खफा हो जाते हैं, इनसे नाराज हो जाते हैं और परिणाम यह होता है कि इनके पिता इनको मारने पीटने लगते हैं और यह पेरियार 1904 में घर छोड़ देते हैं। घर छोड़कर यह काशी चले जाते हैं, काशी, बनारस, वाराणसी चले जाते हैं। काशी देखते हैं, काशी घूमते रहते हैं, लेकिन जो पेरियार थे यह बचपन से ही हिंदू धर्म के विरोधी थे। हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया करते थे, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया करते थे। देवी देवताओं इत्यादि धर्म ग्रंथों का यह मजाक उड़ाया करते थे। रीति रिवाज परंपराएं, जितने भी परंपराएं होती है उन परंपराओं की यह घोर विरोधी होते हैं। तो 1904 में काशी चले जाते हैं और काशी घूमते रहते हैं। जब इनको भूख लगती है तो यह एक भोजशाला में, एक भोजनालय में जाते हैं, लेकिन उस भोजनालय में इनको भोजन नसीब नहीं होता है, क्योंकि वह जो भोजशाला होती है वह केवल ब्राह्मणों के लिए होती है। भोजनालय जो होता है वह केवल ब्राह्मणों के लिए होता है। और यह जब जाते हैं तो वहां का एक व्यक्ति होता है, वह इनको भगा देता है क्योंकि इनके पास इनके पास मूछें होती हैं और ब्राह्मण उस समय दाढ़ी मूछ रखते नहीं रखते थे। इनके पास मूछें होती हैं, वह पहचान लेता है और इनको भोजशाला से हटा देता है, निकाल लेता है। लेकिन इनको बहुत जोरों की भूख लगी होती है और जहां पत्तल फेंका रहता है उस पत्तल से यह भोजन इकट्ठा करके खाते हैं। इनको इतना भूख लगी होती है कि वह पत्तल में, यानी कि वहां कुत्ते भी रहते हैं और कुत्तों के साथ यह बैठकर खाना खाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो वहां के घटनाक्रम से इनको गहरा धक्का लगता है और वह ब्राह्मणवाद के और अत्यधिक विरोधी हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि 1900 इनकी जो पत्नी होती है नागम्मा की 1933 में मृत्यु हो जाती है। 1933 में पत्नी की मृत्यु हो जाती है। फिर यह 1948 में दूसरी शादी कर लेते हैं। 1948 में 1948 के समय इनकी आयु करीब 70 वर्ष हो जाती है, 69 वर्ष हो जाती है। और 69 वर्ष की आयु में अपने से 40 वर्ष छोटी, यानी कि 32 वर्ष की लड़की के साथ इन्होंने अपना विवाह कर लिया था। परिणाम स्वरूप इनको विरोध झेलना पड़ता है, अपने पार्टी में, अपने समाज में इनको विरोध झेलना पड़ता है। और फिर चूंकि 1904 में काशी चले जाते हैं, काशी घूमते रहते हैं, विभिन्न प्रांतों का दौरा करते रहते हैं और कांग्रेस से भी अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित रहते हैं। जब यह काशी से वापस लौटते हैं, अपने शहर में लौटते हैं, तो यह अपने नगर के प्रमुख हो जाते हैं, नगर पालिका प्रमुख हो जाते हैं। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के अनुरोध पर यह 1919 में कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और कांग्रेस ज्वाइन करके यह महात्मा गांधी के आंदोलन में खूब सहयोग करते हैं। जैसा कि 1920 में महात्मा गांधी का आंदोलन भी छिड़ चुका था और महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था और यह असहयोग आंदोलन 1922 तक चलता रहता है। 5 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन चलता रहता है। यह कांग्रेस के एक सशक्त लीडर के रूप में उभरते हैं। कौन? पेरियार, टी.वी. रामास्वामी पेरियार कांग्रेस के सशक्त लीडर के रूप में उभरते हैं। अपने क्षेत्र में, तमिलनाडु में, अपने क्षेत्र में यह सशक्त लीडर के रूप में उभरते हैं। फिर वह 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। तमिलनाडु इकाई के कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। जब पेरियार 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तब ब्राह्मणों के विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ब्राह्मण नहीं चाहते थे कि कोई दलित या कोई पिछड़ा राजनीति में एंट्री करे। तो इनको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के प्रयास से तमिलनाडु इकाई के कांग्रेस पद पर सुशोभित किया गया। और जब ब्राह्मण इनका विरोध करने लगते हैं तो यह ब्राह्मणों के खिलाफ और अधिक आंदोलन तेज करने लगते हैं। और वह फिर ब्राह्मणों के विरुद्ध, क्योंकि उस तत्कालीन समाज ब्राह्मण वर्चस्ववादी समाज था, चाहे वह दक्षिण का भारत हो चाहे उत्तर का भारत हो, तो दक्षिण में ब्राह्मणों का वर्चस्व होता है। और तमिलनाडु में पेरियार, टी.वी. रामास्वामी ने ब्राह्मण विरोधी अनेक आंदोलन चलाए,
विभिन्न आंदोलन उन्होंने चलाया। जैसे हम देखते हैं कि इनका पहला आंदोलन होता है वायकाम सत्याग्रह। वायकाम सत्याग्रह 1924 से 25। वायकाम सत्याग्रह, वायकाम आंदोलन ये चलाते हैं 1924 के दौरान। होता कुछ ऐसा है कि तमिलनाडु के वायकाम मंदिर की जो सड़क होती है, उस सड़क पर दलितों का जाना वर्जित था। यानी कि जो मंदिर होती है, मंदिर का जो रास्ता होता है, उस रास्ते पे दलित एंट्री नहीं कर सकते थे। एक बार तो ऐसी घटना होती है कि एक दलित बैलगाड़ी लेकर आता है, लेकिन वहां के जो पुजारी होते हैं वह बैल को तो जाने देते हैं सड़क से, लेकिन दलित को जाने नहीं देते हैं। यानी कि दलितों को वायकाम मंदिर के आसपास भटकना भी वर्जित होता है। उस सड़क पर वह दलित नहीं चल सकते हैं। इसके विरोध में पेरियार आंदोलन छेड़ते हैं। इसके विरोध में पेरियार आंदोलन छेड़ते हैं। वह विभिन्न दलित समुदाय को, पिछड़े समुदाय को इकट्ठा करते हैं और वायकाम सत्याग्रह करते हैं। और इस सत्याग्रह में पेरियार को जेल भी जाना पड़ता है। पेरियार जब जेल में होते हैं तो उनकी पत्नी नागम्मा और उनकी जो बहन होती है वह आंदोलन का नेतृत्व करती हैं। परिणाम यह होता है कि वायकाम सत्याग्रह इतना जोर पकड़ता है कि अब दलितों का वायकाम मंदिर के सड़क पर प्रतिबंध समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि छूट दे दी जाती है। दलितों के लिए रास्ता खुल जाता है और वायकाम मंदिर के सड़क पर वह जाने लगते हैं। और इसके अलावा पेरियार 1920 में तिरुनेलवेली और 1921 में तंजौर, 1922 में तिरुपुर, 1923 में सलेम, 1924 में तिरुवन्नामलाई, 1925 में कांचीपुरम। इनमें जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, समय समय पर जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1920 से लेकर 1925 तक, वह कांग्रेस के अधिवेशनों में जातीय प्रतिनिधित्व देने की मांग करते हैं। पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए प्रतिनिधित्व देने की मांग करते हैं कांग्रेस में। और जब कांग्रेस में वह जातीय प्रतिनिधित्व देने की मांग करते हैं, कांग्रेस के साथ साथ वह नौकरियों में भी जातीय प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। पेरियार का कहना है कि पूरे नौकरियों में केवल ब्राह्मणों का वर्चस्व है, कांग्रेस में भी ब्राह्मणों का वर्चस्व है। अतः हमें जात के आधार पर, जातियों की संख्या के आधार पर हमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाने चाहिए। चाहे वह पिछड़े वर्ग के हों, चाहे वह दलित वर्ग के हों, सबको कांग्रेस और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इस तरह से पेरियार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत पेश करते हैं। और उनका कहना होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में अब्राह्मण वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए। जब पेरियार कांग्रेस के अंदर इस प्रकार की बात उठाते हैं, जातीय प्रतिनिधित्व देने की मांग करते हैं, तो कांग्रेस में खलबली मच जाती है और विभिन्न नेता इस प्रस्ताव का विरोध करने लगते हैं। जैसे कि आयंगर होते हैं, संथानम होते हैं, श्री राघवाचार्य होते हैं, BBS आयंगर होते हैं और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और गांधी जी ने भी इनके इस प्रस्ताव का विरोध किया। परिणाम यह होता है कि 1925 के कांचीपुरम अधिवेशन में इनको अपमानित करके, वेंकट नायकर स्वामी को अपमानित करके कांग्रेस से बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और पेरियार ने इस प्रस्ताव को माने बगैर मिलने वाले स्वराज को ब्राह्मण राज की संज्ञा दी। पेरियार ने कहा कि जब तक इस प्रस्ताव को माना नहीं जाता और हमें स्वराज मिल जाता है तो वह एक तरह से ब्राह्मण राज है। और पेरियार ने दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए तमिलनाडु में व्यापक आंदोलन चलाए और उनको भारी जन समर्थन भी मिला। पेरियार की यह देन है कि आज हम देखते हैं कि तमिलनाडु में करीब 60% जज ओबीसी और दलित समुदाय से हैं। नौकरियों में भी 60% आरक्षण दिया गया है। दूसरा इनका आंदोलन होता है आत्मसम्मान आंदोलन 1925 और 1931 के बीच। आत्मसम्मान आंदोलन, दूसरा आंदोलन होता है आत्मसम्मान आंदोलन। ईवी रामास्वामी पेरियार ने 1925 के पश्चात यह आत्मसम्मान आंदोलन चलाने लगते हैं, क्योंकि 1950 में इनको अपमानित कर दिया गया था। अब यह आत्मसम्मान आंदोलन चलाने लगते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाने लगते हैं 1925 से। और यह कब तक चलता रहता है? जब तक कि 1944 में द्रविड़ कड़गम की स्थापना नहीं होती है। तो 1925 से पेरियार के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन चलाया जाता है। उस समय समाज में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं व्याप्त थी, विषमताएं व्याप्त थी।
छुआछूत जैसी प्रथा होती है, बाल विवाह जैसी प्रथा होती है, दलितों के शोषण के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके होते हैं। उच्च वर्गों के द्वारा दलितों का शोषण किया जाता है, पिछड़ों का शोषण किया जाता है। और उन्होंने देखा कि ब्रिटिश सरकार में दलितों को, पिछड़ों को कानूनी समानता तो प्राप्त हो गई है, लेकिन सामाजिक असमानता जस की तस बनी हुई है, यानी कि सामाजिक असमानता वैसे ही बनी हुई है। आज भी जो है हमारा समाज उच्च वर्ण निम्न वर्ण में बटा हुआ है। जो शूद्र वर्ग की जातियां हैं, जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, उनका स्तर निम्न है, तो शूद्र जातियां और पिछड़े वर्ग की जातियों के स्तर को ऊंचा करने के लिए उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। और इस आत्मसम्मान का उद्देश्य था कि शोषण का अंत किया जाए, अस्पृश्यता का अंत किया जाए, पिछड़ों को, दलितों को भी उतना अधिकार दिया जाए, किसी भी प्रकार की शोषण व्यवस्था का अंत हो, छुआछूत का अंत हो, जातिहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो, सबको सामाजिक समानता मिले, सबको नौकरियों में, सबको सामाजिक पदों पर प्रतिनिधित्व मिले और भ्रातृत्व की भावना हो, दलितों को, पिछड़ों को समान समझा जाए, दलितों को और पिछड़ों को समान समझा जाए, स्पेशली दलितों को। दलित उद्धार के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया, दलितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए आंदोलन चलाया, दलितों की सामाजिक स्थिति ऊंचा करने के लिए आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन को हम आत्मसम्मान आंदोलन के नाम से जानते हैं। पेरियार का यह आंदोलन राजनीतिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उभरा था। जब राजनीतिक आंदोलन चल रहा था, जब स्वराज प्राप्त के लिए आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान पेरियार का यह आत्मसम्मान आंदोलन भी उपजता है। उसी समय पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन भी जन्म लेता है। तो उन्होंने तर्क, वितर्क को, विज्ञान को, विवेक को अपना साधन बनाया। उन्होंने तर्क के द्वारा सामाजिक समानता की बात कही, शिक्षा की समानता की बात कही, शोषण से मुक्ति की बात कही। अपने विवेक के द्वारा, विवेक को उन्होंने साधन बनाया और विवेक का इस्तेमाल किया। विवेक के द्वारा उन्होंने विभिन्न कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया। 1925 में फिर यह एक कुदी आरसू, 1925 में यह कुदी आरसू नाम की पत्रिका निकालते हैं। कुदी आरसू नाम की पत्रिका निकालते हैं और इस पत्रिका में उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन के विभिन्न बिंदु बताए, जैसे कि सामाजिक समानता स्थापित हो, सभी लोगों को समान समझा जाए, सभी लोगों को राजनीति में, नौकरियों में अवसर उपलब्ध हो, सभी लोगों को समान अवसर दिया जाए और अस्पृश्यता का अंत हो, सबके अंदर बंधुत्व की भावना हो, बंधुत्व की भावना का विकास हो, महिलाओं और पुरुषों को समान समझा जाए। उसमें महिलाओं की भी स्थिति निम्न थी, चाहे वह किसी वर्ग की महिलाएं होती है, महिलाओं की स्थिति काफी निम्न होती है। पुरुष वर्चस्ववादी समाज होता है, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं के लिए कोई समाज में स्थिति नहीं थी, राजनीति में स्थिति नहीं थी। तो ऐसे में यह महिला समानता का भी महिला समानता का भी पक्ष लेते हैं और महिला पुरुष की समानता की बात करते हैं। और वह कहते हैं कि जो सार्वजनिक धनराशि होती है, इस सार्वजनिक धनराशि से मंदिर नहीं बनाए जाए, मठ नहीं बनाए जाए, ब्राह्मणों को न दिया जाए, बल्कि इस सार्वजनिक धनराशि से विभिन्न शिक्षालय की स्थापना किया जाए, विभिन्न उद्योग धंधे की स्थापना किया जाए, जिससे कि रोजगार में वृद्धि हो सके। तो सार्वजनिक धन को वह समाज कार्यों में लगाने का पक्ष लेते हैं। और ये सारी बातें वह अपनी पत्रिका कुदी आरसू में लिखते हैं। कुदी आरसू में अपने सारे लक्ष्यों को वह निरूपित करते हैं। इनके आत्मसम्मान आंदोलन को 1925 से ही भारी जन समर्थन मिलता है, बढ़ता जाता है। दक्षिण भारत में, स्पेशली तमिलनाडु में सभी लोगों का जन समर्थन मिलता है और कई सम्मेलन भी संपन्न होते हैं। कई आत्मसम्मान सम्मेलन भी संपन्न होते हैं। जैसे कि पहला आत्मसम्मान सम्मेलन 17 फरवरी 1929 में चिंगलपेट्टू में होता है। पहला आत्मसम्मान सम्मेलन 1929 में चिंगलपेट्टू में होता है। दूसरा आत्मसम्मान सम्मेलन 10 मई 1930 को ईरोड में संपन्न होता है और 1931 में तीसरा आत्मसम्मान सम्मेलन होता है। और 1931 में जो तीसरा आत्मसम्मान सम्मेलन था, इस सम्मेलन का उद्देश्य था अस्पृश्यता का अंत किया जाए और अस्पृश्यता का कड़े शब्दों में विरोध होता है और इसमें अंतरजातीय विवाह का भी समर्थन होता है। तो इस तरह से आत्मसम्मान आंदोलन जो होता है वह 1925 से 1931 तक लगातार चलता रहता है, तीव्र गति पे चलता है और परिणाम यह होता है कि लोगों की राजनीतिक जागरूकता के साथ साथ
सामाजिक जागरूकता भी आने लगती है। लोग समानता की मांग करने लगते हैं, बंधुत्व की मांग करने लगते हैं, अपने अधिकारों की मांग करने लगते हैं और स्त्री पुरुष महिला की समर्थन की बात करने लगते हैं और विभिन्न प्रकार के अंतरजातीय विवाह और अंतरजातीय विवाह का समर्थन करने लगते हैं। फिर पेरियार आत्म सम्मेलन को विस्तृत रूप देने के लिए 1929 से 1930 तक 1929 से 1930 तक यह विभिन्न देशों की यात्रा पर निकलते हैं, विभिन्न देशों की यात्रा पर निकलते हैं। जैसे 1929 में यह मलाया जाते हैं, 1929 में यह मलाया जाते हैं और उसके पश्चात यूरोप के विभिन्न देशों जैसे कि मिस्र, ग्रीक, तुर्की, सोवियत संघ, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस और पुर्तगाल का दौरा करते हैं। इन विभिन्न यूरोपीय कंट्री का दौरा करते हैं। 1930 से 31 तक विभिन्न कंट्री का दौरा करते हैं और पेरियार के इस भ्रमण ने पेरियार को राजनीतिक आकार प्रदान किया। वह देखते हैं, विभिन्न देशों की स्थिति देखते हैं, विभिन्न देशों के लोगों के रहन सहन देखते हैं, कल्चर देखते हैं, राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं, तो यह सारा भ्रमण जो होता है वह उनके राजनीतिक विचारों को आकार प्रदान करता है, सामाजिक विचारों को आकार प्रदान करता है और वह सोवियत संघ की समाजवादी व्यवस्था या साम्यवादी व्यवस्था को इन सभी विषमताओं का अंत करने के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं। जैसे साम्यवादी व्यवस्था वर्ग विहीन, जाति विहीन समाज की स्थापना पर बल देता है, इसी तरह से पेरियार भी सोवियत मॉडल को अपनाना चाहते थे, साम्यवादी शासन व्यवस्था को अपनाना चाहते थे। टी.वी. रामास्वामी पेरियार हिंदी का विरोध करते थे और वह द्रविड़ भाषा को सर्वप्रमुख स्थान देते थे। तमिलनाडु की जो भाषा होती है तमिल, उस तमिल भाषा को वह सर्वोच्च स्थान देते थे। जैसा कि तीसरा पॉइंट हम देख सकते हैं, हिंदी का विरोध। यह हिंदी का विरोध करते हैं 1935 में भारतीय शासन अधिनियम के तहत। जब 1937 में चुनाव कराए जाते हैं, विभिन्न प्रांतों में चुनाव कराए जाते हैं, उसमें भारत में 11 प्रांत होते हैं, तो विभिन्न प्रांतों में जब चुनाव कराए जाते हैं, तमिलनाडु में भी चुनाव कराए जाते हैं, तो तमिलनाडु में राजगोपालाचारी के नेतृत्व में सरकार बनती है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री होते हैं सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने हिंदी को अनिवार्य कर दिया, विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया। अब पेरियार राजगोपालाचारी के विरोध में हो जाते हैं, सरकार के आदेशों के विरोध में हो जाते हैं। उनका यह मानना होता है जब हिंदी लागू कर दिया जाएगा, हिंदी को अनिवार्य कर दिया जाएगा, तो इससे तमिल संस्कृति प्रभावित होगी, तमिल सभ्यता प्रभावित होगा। जो इनकी स्थानीय भाषा है वह उसका लोप हो जाएगा, स्थानीय भाषा का लोप हो जाएगा और तमिलनाडु के ऊपर उत्तर भारतीय हावी हो जाएंगे, और तमिल की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इसके विरोध में यह 1938 में हिंदी भाषा विरोध में आंदोलन चलाते हैं, हिंदी भाषा का विरोध करने लगते हैं और जन समर्थन जुटाने लगते हैं। और जब यह हिंदी भाषा के विरोध में आंदोलन करते हैं तो 1938 में ही इनको गिरफ्तार किया जाता है। 1938 में इनको गिरफ्तार किया जाता है और इनका यह नारा होता है, जब यह आंदोलन चलाते हैं तब इनका नारा होता है, तमिलनाडु तमिलों के लिए है। तमिलनाडु किसके लिए है? तमिलनाडु तमिलों के लिए है और तमिल जितने भी तमिल भाषी लोग हैं उन्हीं की तमिलनाडु है और हिंदी भाषा यहाँ लागू नहीं की जानी चाहिए। तो हम देखते हैं कि यह इनका हिंदी भाषा का विरोध करने का आंदोलन तीव्र गति से पकड़ता जाता है, क्योंकि वह तमिल भाषा और उसका संरक्षण चाहते थे और यह इनका मानना था कि संचार के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में प्राथमिक भाषा के रूप में तमिल को ही स्वीकार किया जाए। पेरियार ने दक्षिण भारत में द्रविड़ लोगों के भाषाई सांस्कृतिक पहचान पर जोर देकर द्रविड़ पहचान को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने क्षेत्रीय भाषाई और संस्कृत को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय दल की स्थापना की, जिस दल का नाम था द्रविड़ कड़गम। इनके दल का क्या नाम था? चौथा। ये इनके दल का नाम होता है। इसकी स्थापना ये 1944 में करते हैं, 1944 में करते हैं। आइए अब जानते हैं पेरियार के द्रविड़ कड़गम पार्टी के बारे में कि पेरियार ने द्रविड़ कड़गम की स्थापना कैसे की थी। क्योंकि द्रविड़ कड़गम जो था वो 1916 में स्थापित जस्टिस पार्टी का ही रूपांतर था, जस्टिस पार्टी का वो रूपांतर था।
जब 1916 में तमिलनाडु में विभिन्न लोगों के द्वारा जस्टिस पार्टी की स्थापना की गई थी। और यह जो जस्टिस पार्टी था यह ब्राह्मणवाद के विरोध में था, क्योंकि जस्टिस पार्टी का मानना था कि विभिन्न उच्च पदों पर केवल ब्राह्मण ही बैठे हुए, विभिन्न उच्च पदों पर केवल ब्राह्मण ही बैठे हुए हैं, चाहे वह न्यायालय के क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासनिक के क्षेत्र में हो, और जो अन्य लोग हैं, जो ओबीसी समाज है, जो एससी समाज है, जो एसटी समाज है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। तो ब्राह्मणवाद के विरोध में 1916 में विभिन्न लोगों के द्वारा जस्टिस पार्टी की स्थापना की गई थी, और जस्टिस पार्टी की स्थापना की गई थी। और जस्टिस पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है वह ब्राह्मण विरोध में ही होता है। ब्राह्मणों का विरोध करने के लिए इन्होंने अपना घोषणा पत्र तैयार किया था। और तमिलनाडु की राजनीति 1916 के पश्चात ब्राह्मणवाद बनाम गैर ब्राह्मणवाद की हो जाती है। तो तमिलनाडु में 1915-16 में विभिन्न क्षेत्रीय नेता होते हैं, जैसे कि टी.एन. नायक चेट्टियार होते हैं, जैसे कि टी.एन. नायक होते हैं, चेट्टियार होते हैं, मुलियार होते हैं इत्यादि ये नेता होते हैं। ये छोटी जातियों को, मझोली जातियों को, दलित जातियों को मिलाकर एक पार्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी की स्थापना करते हैं और इसी पार्टी के बैनर तले ये अपना आंदोलन चलाते रहते हैं। फिर 1919 में जब मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लागू होता है, 1920 में यह लागू होता है, और 1921 में इसके तहत 1919 मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत विभिन्न प्रांतों में 1921 में चुनाव कराए जाते हैं, क्योंकि 1919 मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में दैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। 1921 में विभिन्न प्रांतों में चुनाव कराए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि 1921 का जो चुनाव होता है तमिलनाडु का, उस चुनाव में जस्टिस पार्टी सत्ता पर काबिज हो जाती है, क्योंकि इनका बहुमत होता है, इनकी संख्या अधिक होती है। मझोली जातियां, पिछड़ी जातियां, या फिर हम देखते हैं कि दलित एससी, इनकी अधिक संख्या होती है, तो इनका बहुमत हो जाता है 1921 में। फिर 1937 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में सरकार बनती है और यह मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और यह फिर हिंदी भाषा को अनिवार्य कर देते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि हिंदी भाषा को अनिवार्य कर देते हैं। परिणाम यह होता है कि पेरियार हिंदी भाषा का विरोध करने लगते हैं। जब पेरियार विरोध करने लगते हैं तो इनको भी 1938 में, पेरियार को 1938 में जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। 1938 में जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता है, और जस्टिस पार्टी जो हो जाती है वो पेरियार के अंतर्गत हो जाती है। लेकिन 1938 के पश्चात जो जस्टिस पार्टी होती है यह कमजोर होने लगती है, यानी कि 1938 से 1944 तक आते आते यह जस्टिस पार्टी कमजोर होने लगती है, और जब कमजोर होने लगती है तो पूरी कमान पेरियार के हाथ में हो जाती है। जस्टिस पार्टी की पूरी कमान पेरियार के हाथों में हो जाती है, और 1944 में पेरियार का जो आत्मसम्मान आंदोलन होता है और जो जस्टिस पार्टी होती है, इन दोनों का विलय कर दिया जाता है, और 1944 में द्रविड़ कड़गम की स्थापना हो जाती है, यानी कि जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया जाता है। इस तरह से 1944 में द्रविड़ कड़गम की स्थापना होती है और पूरे तमिलनाडु में द्रविड़ कड़गम की राजनीति छा जाती है। लेकिन 1948 में जब 1948 में पेरियार ने 32 वर्ष की लड़की से दूसरी शादी की थी 69 वर्ष की अवस्था में, जो कि लड़की उनसे करीब 35-40 वर्ष छोटी थी। तो जब यह 70 वर्ष की अवस्था में अपने से 40 वर्ष छोटी लड़की से विवाह किए हैं, तब इनके पार्टी में विरोध हो जाता है। लोग पेरियार का विरोध करने लगते हैं, और 1948 में फिर कुछ पार्टी के कुछ नेता, द्रविड़ कड़गम के कुछ नेता इनकी पार्टी छोड़ देते हैं, पेरियार का विरोध करने लगते हैं, और फिर दूसरी पार्टी की स्थापना करते हैं। 1949 में दूसरी पार्टी की स्थापना करते हैं। वो पार्टी होती है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके। 1949 में यह दूसरी पार्टी होती है। यह अब तमिलनाडु की राजनीति में छाई रहती है, समय समय पर यह सरकार भी गठन करती है। लेकिन फिर 1972 में एम.जी. रामचंद्रन को पार्टी से निकाल दिया जाता है, और एम.जी. रामचंद्रन को जब पार्टी से निकाल दिया जाता है तो यह दूसरी पार्टी की स्थापना करते हैं, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना करते हैं, यानी कि AIADMK की स्थापना करते हैं।
और 1944 के पश्चात भी पेरियार का राजनीतिक आंदोलन जारी रहता है। वह विभिन्न प्रकार के कार्य करते रहते हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन करते रहते हैं, राजनीतिक आंदोलन चलाते रहते हैं। तमिल भाषा को संरक्षित करने के लिए ओबीसी एससी एसटी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं और यह हिंदू धर्म के देवी देवताओं की आलोचना करते रहते हैं। 1956 में जब एक बार यह तमिलनाडु के 1956 में जब यह तमिलनाडु के मरीना में विभिन्न लोगों को इकट्ठा कर रहे होते हैं, जुलूस निकाल रहे होते हैं और उसमें हिंदू धर्म के भगवान श्री राम की पोस्टर जला रहे होते हैं, यानी कि चित्र जला रहे होते हैं। तो जब यह जुलूस निकालकर श्री राम की तस्वीर जला रहे होते हैं तो उस समय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं पी कक्कन इनको मना करते हैं, चेतावनी देते हुए इनको मना करते हैं, लेकिन ये मानते नहीं है और भगवान श्री राम की तस्वीरें जलाने लगते हैं और फिर उसके पश्चात इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। गिरफ्तार कर लिया जाता है पेरियार को और ये जेल भेज दिया जाता है और उसके पश्चात भी इनकी राजनीतिक गतिविधि जारी रहती है, इनका समाज सुधार आंदोलन जारी रहता है और अंततः 1973 में करीब 94 आयु की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है और यह अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक समानता मूलक समाज की स्थापना पर बल देते हैं, विधवा विवाह पर बल देते हैं, शिक्षा पर बल देते हैं, महिला पुरुष समानता पर बल देते हैं। विभिन्न जो कुरीतियां व्याप्त थी समाज में, धर्म के नाम पे पूजा पाठ कर्मकांड थे, उनका विरोध करते हैं, ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, विभिन्न प्रकार के यह आंदोलन करते हैं, सुधारवादी आंदोलन करते हैं और फिर 1973 में इनका निधन हो जाता है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ईवी रामास्वामी यानी कि पेरियार के जीवन और उनकी गतिविधियों से अवगत कराया। नेक्स्ट वीडियो में मैं पेरियार के राजनीतिक और सामाजिक विचारों से अवगत कराऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।